क्लास आने लगी है। अभी बेटा मेरी 3:30 बजे क्लास आने लगी, फिर 5 मिनट के बाद आप 5 बजे के बाद मैं आपको कुछ सिखाना क्लास। ठीक है, मैं 5 बजे बाद
Tabukanin Artagal. थोड़ी बड़ी अस्सलाम वालेकुम सर। 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 सर अस्सलाम वालेकुम। हो गया लेना तो है ही, अब क्या करूं, एक बार रिस्क लेके देखो। बच्चे ऐड हो रहे हैं या अभी करने शुरू कर दिया था? नहीं बे आए कोई नहीं अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम सर। ठीक ठाक बिल्कुल ठीक सर। ठाक। जबरदस्त जबरदस्त, सब अच्छा है सब अच्छा है। तो क्लासेस अच्छी चल रही हैं आप लोगों की? जी सर। जी सर, तकरीबन सर अभी तक तो ठीक है। नो सर। यस सर। अच्छी चल रही है सर पिछली माशाल्लाह। क्लास में नेट का इशू था सर बहुत। मानोर बेटा आप कह रहे हो नो? यस सर, तकरीबन नहीं अच्छी जल्दी। चल रही है माशाल्लाह। सर वो इंग्लिश में थी सारी क्लास और सर एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा था सर हमें। कौन सी ऑनलाइन बेटा? का मजा नहीं सर आता। काइंडली सर अस्सलाम काइंडली वालेकुम सर। मैं उर्दू और समझ इंग्लिश सर दोनों बोल रखे हैं। हमारे पास क्या हाल है वालेकुम सर सर? पीएसटी की समझ नहीं आती। बेटा। कमल बेटा क्या नाम है आपका? कवल।
कंवल, अच्छा कंवल का एन इज मिसिंग आई बिलीव। अच्छा एनीवे, तो बेटा जो चीज आपको समझ में ना आया करे वो आप मुझे पूछ लिया करें फौरन, ठीक है? जी सर। हाँ, कोई भी इशू हो आपको किसी किस्म का, आपने फौरन मुझसे, अब ऑनलाइन में फेस टू फेस में तो मैं अच्छी तरीके से डेमोस्ट्रेट करता हूँ, आप बच्चों को बताता हूँ, लेकिन अब ऑनलाइन में चले मजबूरी है कोविड की वजह से, और देखें क्या होता है। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मुझे फ़ौरन बता दिया करें, ताकि यस सर। मैं आपका फ़ौरन ही इशू जो हल कर सकूं आपका, ठीक है? ओके जी सर। सर। दैट्स थैंक यू सर। माय साम आयशा क्या हाल है आयशा बेटा? बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं? जी अल्लाह का एहसान, सब ठीक ठाक। बेटा कोई इशू तो नहीं है किसी किस्म का? वालेकुम सलाम। आबिद क्या हाल है आपका, ठीक हो? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम सर। आयसाम वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा हम बस ये थोड़ा सा और वेट करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। वालेकुम इस्मा, इस्मा बेटा क्या हाल है आपका, ठीक हो? सर आप ठीक है सर? गुड गुड, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। हेलो तो सर। अभी जी बेटा बताइए। सर मैं जो आपके नोट्स थे ना, मैं उसमें पढ़ रही थी, वो ना एक वर्ड यूज हुआ था, मुझे उसकी समझ नहीं आई थी, तो आप मुझे काइंडली कौन सा बेटा? सर ये ना फर्स्ट लाइन में था कि दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट दैट द न्यूक्लियर टीम इज इन फुल स्विंग। कोई मतलब किस सेंस में वर्ड यूज हुआ है? बेटा से इट अगेन, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, शायद कोई आवाज में डिस्टॉर्शन है। सर मैं बताया जो आपने नोट्स इशू की मतलब कि बताए थे ना कि जो मिलेंगे, जी जी उसको मैं रीड कर रही थी, तो उसमें मतलब फर्स्ट लाइन में ना वर्ड स्विंग यूज हुआ है। कौन सा बेटा? स्विंग। उसका मतलब है जोरों शोर से फैला हुआ कुछ। इन फुल स्विंग सर, वो फुल स्विंग का पूछ रही है अच्छा basically। फुल स्विंग, हाँ फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब है इन फुल्ली ऑपरेशनल मोड है। उसके बाद जब मैंने एक स्विंग स्टेट्स भी तो होती है ना? बेटा स्विंग स्टेट्स तो खैर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगी, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई नहीं है। अभी हो रही है सर, वो जो इलेक्शन चल रही है आई थिंक सो, इसमें स्विंग स्टेट्स बहुत हो रही जी 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 सर जी बेटा। जी सर, जो नोट्स हैं उनकी कोई सॉफ्ट कॉपी है? मानूर बेटा, फरूख ने, हमजा ने अभी मुझसे यही बात पूछा था। मेरा जो टीए है वो नेक्स्ट वीक मुझे ज्वाइन कर लेगा, तो जितनी जो आपकी सॉफ्ट कॉपीज और जो अनाउंसमेंट है वो थ्रू मूडल हम इंशाल्लाह बच्चों को सब कुछ देंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है इंशाल्लाह सर, बिकॉज वो मैं पढ़ नहीं सकती ना, तो वो फिर मेरा टॉकिंग कंप्यूटर है, इट लाइक नरेट्स आप एवरीथिंग टू मी। और मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा सब कुछ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। सईद क्या हाल है तुम्हारा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैर खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान। हेलो अल्लाह सर। खुश रखे। सर ये एलएमएस पे हमारा वो ओपन नहीं हो रहा है, एलएमएस ओपन नहीं हो रहा है, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह क्लासेस का मुझे मौसूल नहीं हो रहा है। मैंने आपको मैसेज भी उस पर ईमेल भी किया है कि एलएमएस में मुझे ऐड कर लीजिएगा, मैं एनरोल नहीं हूँ अभी तक। बेटा मैंने अभी महानूर को यही बताया कि मेरा मैंने अभी यही बताया जी महानूर जी को कि मेरा टीए आ जाएगा तो सारी चीजें नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी, परेशान ना हो आप, ठीक है? ओके सर। अच्छा सर, आपसे ओके एक सर, सवाल पूछना थैंक था यू मैंने, सर। हमजा फरूक यार सर से। मैंने एक बात करनी थी आपसे। हमजा हेलो बेटा बात कीजिए, पहले हमजा फरूक को बोलने दें। जी बेटा। जी सर, आपसे अगर कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज होते हैं तो आपसे रब्ता करना मैंने बेटा जिस मैं तरह से एडवाइजर हूँ आपके पूरे डिपार्टमेंट का, कोई किसी किस्म का, एक तो आपके बैच एडवाइजर्स हैं, आपको पता है, जी जी उनसे आप बात कर सकते हैं, मैं पूरे डिपार्टमेंट का एडवाइजर हूँ। तो अगर आपको कोई ठीक है इश्यू होता है आप डायरेक्टली मेरे पास आए और इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है सर। सर जी बेटा। जी सर बेटा। मैंने ये कोर्स जो है ना वो ये ड्रॉप कर दिया था, पाक स्टडी ओके का। तो ठीक है। अभी मैंने ऐड होने की कोशिश की है, तो वो बता रहे हैं कि जगह जो है वो फुल हो चुकी है।
लेकिन आपका भी मेल आया तो मैंने क्लास अच्छा बेटा, वो ठीक है, अच्छा किया आपने बता दिया मुझे। अब आप क्लास लिया करेंगे C6 में, जो सुबह 8 बजे होती है, ठीक है जी, मुझे ऐड कर लीजिएगा प्राइम में। बेटा क्या नाम है आपका? सिकंदर अली मेरा नाम है। आईडी लास्ट F2020 F2020 188 F2020 188 102। बेटा आपने सुबह 8 बजे वाली क्लास C6 कहते हैं उसको, ठीक है? जी सर। उसमें अपने आप को क्यों, मतलब सर ये हमसे अलग ये हमारा पहला सेमेस्टर पूरा ही ऑनलाइन पे बेस्ड है। जी बेटा। अच्छा बेटा चलें अब शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स। अच्छा अब सर मैं म्यूट कर दूं, मैं लीव कर दूं इस क्लास से? बेटा आपने सुबह वाली क्लास नहीं ली तो ये ले लें, कोई इशू नहीं है इसमें आपको, ठीक है? जी मैंने नहीं ली, मैं ले लेता हूँ। सर आपसे कुछ पूछना था सर। बेटा जल्दी से पूछो, हमने आगे भी चलना है। सर आपसे कुछ पूछना जी बेटा बताइए कंट्री क्या और बात? स्टेट में थोड़ा डिफरेंस बताएं सर, ये दोनों सेम है? अच्छा अच्छी बात की बेटा। सर कंट्री और स्टेट है जो, ये दोनों बेटा सेम समझ है आ या गई, फिर ये डिफरेंस है? मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। कंट्री इज अ पॉलिटिकल टर्म, राइट? कंट्री इज अ पॉलिटिकल टर्म यस सर, एंड स्टेट इज अ ज्योग्राफिकल टर्म, ठीक है? यस सर। And both are used interchangeably. Both are used interchangeably, and there is no difference in these two terminologies. बेटा मेरी बात समझ आई आपको? जी बेटा। और यस सर, सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग सर। बेटा पूछो, आगे हमने पढ़ना भी है, जल्दी पूछिए। सर जैसे यूएस है या इंडिया है, ऐसे उनकी कंट्री के अंदर भी स्टेट्स हैं, वो क्या होंगी? बेटा वो दुनिया में जैसे पाकिस्तान में प्रोविंसेस इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, अमेरिका में भी स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है? तो वो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप उनको ऑटोनॉमी के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं या सोवरेनिटी के लिहाज से। ओके ठीक है सर। और बेटा ओके गाइस, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। क्लास में पार्टिसिपेट करूं और यानी नोट्स अपने खुद लूं, तो जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे भी कोई मटेरियल आएगा या जो आप पढ़ा रहे हो नोट्स वो एक ही चीज है? बेटा 60% from the notes which I usually provide to my students and 40% from my lecture. Okay, thank you sir. Okay guys, okay guys. सर आपके समझ। जी बेटा। बेटा क्या कह रहे हैं आप? ऑनलाइन क्लास सर इतनी मिसिंग होती है सर, समझ नहीं आती आधी हमें तो। अच्छा चले मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। Okay guys, in my last class we people were trying to understand the phenomena of terrorism going on in our country, and we tried to discuss why the experts of international relations and political scientists, they don't believe that whatever is happening in our country is not basically the war against us. And बेटा क्या बात है, आपको बताइए क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या मसला है बेटा, आपको क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू में समझें वो मैसेज एक आया था। ओके, दोनों चीज़ों को यूज। हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फॉरेनर्स हैं, तो उनके लिए लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैं दोनों को यूज़ करता हूँ। अच्छा लास्ट क्लास में हम एक चीज़ पे पहुँचे, वो ये चीज़ थी, लास्ट क्लास में हम एक चीज़ पे पहुँचे कि पाकिस्तान में जो कुछ भी दहशतगर्दी की शक्ल में हो रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये बेसिकली टेररिज्म नहीं है, ये न्यू ग्रेड गेम है। एंड न्यू ग्रेड गेम वाज डिफाइंड बाय दो स्कॉलर्स सच एज, अब स्कॉलर कौन कौन से हैं एक मैं आपको बता दूं, अहमद रशीद है,
जिन्होंने डिसेंड इनटू क्यास, अफगानिस्तान के ऊपर इनका बहुत काम है, एंड ही इज नोन okay, new grade game was first time being popularized by this person. New grade game. रोडिया मैं अलीज़े अपना माइक बंद करो। तो अहमद रशीद जो है, अहमद रशीद, आप उनको गूगल कीजिएगा, उन्होंने ये न्यू ग्रेड गेम की टर्मिनोलॉजीज 93 के अंदर यूज की थी। अच्छा खैर तो हमने ये फिर लास्ट क्लास में डिफाइन किया कि it could be defined as basically as the arrangement and sequence of incidents happening in Central Asia and South Asia according to the will of America. And हमने ये वाक़यात क्या कैसा सिलसिला जो वस्ती एशिया और साउथ एशिया में हो रहा है लेकिन अमेरिका की मर्जी से हो रहा है। And then we also try to find the reason that it is basically new grade game is known is being termed or known as the first phase of US grand strategy for 21st century. और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यू ग्रेड गेम जो है ये अमेरिका की 21वीं सदी, ये जो करंट सदी है, इसके लिए ये एक उसके ग्रैंड स्ट्रैटेजी की पहला फेज है। एंड the experts of international relations, they were of the opinion that the grand strategy for 21st century is having two themes, and the first theme is revolving around the new grid game, and the second theme is revolving around the Asia Pacific policy, or that was being announced by President Barack Obama, and later on with a few modification in it, the second phase of 21st century, the second theme of 21st century जो था वो Asia Pacific policy है, and Trump administration with few modification in it termed them as Indo-Pacific policy. Okay, right. Now these were the things that we learned in my last class. And I told you that new grade game is having basically two themes. जो grade game है उसके basically दो themes हैं. एक है to control hydrocarbon reserves and their pipeline routes to the world market. एक ऑयल और गैस जो हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स, ऑयल गैस एंड कोल है, इनके ऊपर इनको काबू करना, कंट्रोल करना, एंड देयर पाइपलाइन रूट्स टू द वर्ल्ड मार्केट एंड द वेज एंड द मींस थ्रू व्हिच द हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स दे आर ट्रांसमिटेड टू द इंटरनेशनल मार्केट, उसको भी इन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल करना था. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम बेसिकली मेकिंग अ कनेक्शन विद माय प्रीवियस लेक्चर. सो जस्ट फॉर अ शॉर्ट रिमाइंडर, मैंने आप लोगों को ये these things I'm narrating in front of you guys. And the second theme, सर एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा. सर वो एशियन पैसिफिक पॉलिसी के बारे में सर आई थिंक सो नहीं बताया या हाँ पता मैंने चला वो सर, सिर्फ बता दें. हाँ बेटा, वो हम क्योंकि वो एक दूसरा फेज है उसको आप छोड़ दें, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हमने वार अगेंस्ट टेररिज्म और न्यू ग्रिड गेम के बारे में बात कर रहे हैं. अल्लाह बचाओ आपका नाम है बेटा? ओके सर. जी सर. अल्लाह बचाओ. सिंधी आई? जी सर सिंधी है. केर आई? सर मां समूह है. काथे जो? सर नवाब शाह. Okay guys. Oh, great, sir, great. Thank you, sir. Okay, right, guys. कोई बात नहीं, पश्तो में भी करते हैं बात. सही तुम्हारे साथ. और सर संगेश है, झूठ पकड़ रहे हैं. और करम द मड़ा डेर द नमड़ा. गुड हो गया जी. अच्छा, ओके. अच्छा तो मल्टी टैलेंटेड निकले. अच्छा, anyway guys, अच्छा, then we also talk about कि हमने इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया. And the second theme of grade game we also talked in my last class कि it was all about the containment of China, that is known as the future superpower, and ultimately it is going to become future superpower. वो दुनिया में future superpower बनने जा रहा है, and re-emerging Russia, because the reason is containment means to stop them from becoming the global superpower or posing serious challenges to the US hegemony in this world. इन चीज़ों के बारे में. Abdul Harun was a Yemeni student who joined us in my last class. Is the person attending my lecture or not? Yes, sir, I'm here. Oh, that's great. Actually, my students, they are facing a lot of difficulties while understanding English, so that's why I am using the bilingual means of communications. One time in English and the other time in English. I hope you would be comfortable with it. Of course, I am. Okay, that's sir, great. excuse me, sir. जी बेटा.
सर मैंने पिछली क्लास नहीं ली थी, मेरा एडमिशन लेट हुआ है, तो आप सीआर को कहें वो रिकॉर्डिंग भेज दे ग्रुप में। वो भेज देगा, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी। Yes, sir. Same here. डोंट वरी मुनज़्ज़ा, एवरीथिंग वुड बी ओके। मुनज़्ज़ा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। Yes, sir. Same here. हाँ ठीक है बेटा, let my first let the Moodle or LMS on which you people are supposed to be enrolled, and ultimately you would be having the access to the material that I would be posting over there. Let my TA come first and everything would be given to you, don't worry about that. अच्छा, हमने ये दो चीजें, these two things we established in my last class, and now we have also tried to understand how United States of America is basically trying to control hydrocarbon reserves in this region. And in this whole scenario, the importance of Central Asia is multiplied. The reason being, two countries in the Central Asian states, one is the Kazakhstan and the other is the Turkmenistan. Kazakhstan is a country known of having the largest oil reserves in this region, and Turkmenistan is a country known of having third largest gas reserves in this world. तो सेंट्रल एशिया के अंदर दो स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान है और एक टर्कमेनिस्तान है, जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं. एंड before 9/11, United States of America was not having any boots on ground in this whole region, and 9/11 atrocity provided the opportunity to United States of America to come and settle here. And now there is a discussion that during the Obama administration, we heard that the United States of America is willing to go away from Afghanistan. United States of America is looking for a safe and sound strategy of exit from Afghanistan. America Afghanistan se वापस जाना चाहता है. And then Donald Trump administration tried their level best to go for negotiation, and the negotiations were going on. But as a student of international relations, I personally believe that United States of America will not be going forever from Afghanistan. United States of America, during the dialogue process with Taliban, came up with the idea that United States of America is willing to have some military bases in Afghanistan. What does it mean? It means that United States of America is not willing to go away from Afghanistan for permanent basis. And let me tell you one thing, that if the United States of America would be here in Afghanistan, and one thing then would be clear to everybody, that the larger or minimal level presence of United States of America in this region would be ensuring the US interest in this region, controlling China, bringing regime change in Iran, having a close eye on the internal dynamics, and ultimately trying to disintegrate Pakistan, and closely observing the new development in Russia. So with the single click of 9/11 atrocity, with the single click of 9/11 event, United States of America is trying to achieve its strategic goals under the guise of war against terrorism in this region. So these were the things that we learned in my last class. And now, as the name is called the new grade game, and it is basically a game being referred again and again. So, there are players of every game. Chess usually have 2, and cricket we usually have 11, 12 different, and the reserve peoples are there. So same on the footprint of any game. Here we also having some characters. One is United States of America, the initiator of new grade game or war against terrorism, and then the China is the direct part of this new grade game because of its geographical proximity, and there is Russia. Russia is having its strong stakes, very important stakes, social, political, cultural, and strategic stakes in Central Asia, and most of the times in South Asia as well. And Pakistan, just a frontline state in the war against terrorism, and of course Iran is there. So these are and India as well. These are the very important characters of this game. And now what we people are supposed to discuss today, their influence, their policies, how they are trying to be a part of this new grade game. अब इस सारे फिनोमेना में, ये जो हमने लास्ट क्लास में जितना कुछ भी पढ़ा है हमने, उसमें आज हमने डिस्कस करना है कि दूसरी गेम्स की तरह हमारे इस गेम के अंदर भी कुछ एक्टर्स हैं, कुछ प्लेयर्स हैं.
अब वो इस पूरे गेम के अंदर ये जो कुछ एक्टर्स हैं, ये जो कुछ प्लेयर्स हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू सिक्योर देयर नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने कौमी मफाद को की हिफाजत के लिए, अपने कौमी मफाद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से ममालिक हैं उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज देयर, ये मेन इनिशिएटर है जिसने ये गेम शुरू की है। चाइना है, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के लिए रशिया है, पाकिस्तान है, 2500-2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ। एनीथिंग विच हैपन इन अफगानिस्तान डायरेक्टली अफेक्ट्स पाकिस्तान। जो कुछ भी अफगानिस्तान में होता है पाकिस्तान को इम्पेक्ट करता है। और ईरान तो है ही है, प्रॉक्सीज वार भी चल रही है आप लोगों के। अब हमने देखना है कि किस तरीके से this war was going on and how it is having its relevance with Pakistan। इसकी पाकिस्तान के साथ relevance क्या है, अब इन चीजों को हमने देखना है। अच्छा, अब जो पहले हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। You know that the United States of America is the linchpin of this whole phenomena, वो main linchpin है, and the center of this thing is going on in Afghanistan, and now United States of America is sitting in Afghanistan. It is not the only United States of America. The whole NATO organization is sitting in Afghanistan. NATO and plus 4 countries, they are also sitting over there. So basically it is not about North America में नहीं NATO सर? NATO बेटा पूरी दुनिया की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कहते हैं, नाफ्टा नहीं कह रहा मैं, NATO कह रहा हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सारे जो ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं। और अच्छा खैर, now the NATO is sitting here. What does it mean? It means that if 52 plus 4 countries are here in Afghanistan, so it means that it is not basically the Afghanistan, it is basically the 52 plus 4 countries who are sitting in Afghanistan. So in one way or the other, they are trying their level best to secure their national interest. And they are operating, और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, अफगानिस्तान में जो कुछ भी होता है, अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, इट इज डायरेक्टली गोइंग टू इम्पैक्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान को इम्पैक्ट करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली जो उसकी कोशिश है कि चाइना को रोके। अब चाइना को रोकने के लिए वो यहाँ पे बैठा हुआ है। एक जमाना था, आपने कभी जिंदगी में सुना भी नहीं था कि ये जो यगूर मुस्लिम्स हैं, उगुर मुस्लिम्स इन वेस्टर्न चाइना का जो सिंकियांग प्रोविंस है, उगुर मुस्लिम्स, वहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट इज कमिटिंग एट्रोसिटीज उनके ऊपर है। ये किस वजह से? और आपने कभी, यू पीपल वुड हैव नेवर हर्ड दैट व्हाट Iranian government is doing against their people, and now whatever the Iranian government is doing against their people or with their people whatsoever, those things, they are becoming the headlines of international news. So what does it mean? It means that it is not basically the United States of America, the whole European agenda is in Afghanistan. So in one way or the other, they are not reconciling with the national interest of these two countries. And China is under criticism of international media. International media is continuously pumping news and coming up with the idea that what Chinese government is doing, what the communist, the atheist people, they are doing against the Muslims. This is the same tactics, guys. This is the same tactics that was being used by international media, the BBC, the CNN, and the other international media outlets against Soviet Union in Afghanistan. ये याद रखिएगा. Means Islam versus atheism. Islam versus Islam. The same kind of scenario they are trying to build against China. And the different kind of stories of bloodshed, violence, melodrama, etc., etc., they are coming and becoming the international, और ये international news में आ रही हैं, और चाइना को स्पेल करने के लिए। तो चाइना को डिप्लोमेटिक लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर चीज पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ट्राइंग टू कंटेन इट। उसका इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है, उसको प्रोपेगेट कर रहा है अगेंस्ट। और तो रशिया तो आपको पता है। अच्छा याद रखिएगा, मैंने आई मेकिंग अ कनेक्शन विद माय लास्ट लेक्चर, आई टोल्ड यू दैट after the disintegration of Soviet Union, more than 15 newly independent states emerged in Central Asia and in the whole region, and 5 of them were the Central Asian states. अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो अमेरिका था उसने took this whole Central Asian region in its area of responsibility, अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले लिया उसने। अब जब एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेने का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड बी प्रोवाइडिंग facilities, equipments, trainings, etc., etc., in order to bring political stability, economic stability. तो उस वक्त नहीं था। हालांकि क्यों वो ऐसा कर रहा था? हमें तो ऐसा लगता है कि it was a planned
इवेंट, ये एक प्लान्ड इवेंट था एक ऐसा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज बेसिकली मेकिंग अ ग्राउंड फॉर इट। लेकिन 9/11 हो गया और उसने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उसको प्रोवाइड की, और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से लेडीज एंड जेंटलमैन के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिमेन्ड सक्सेसफुल व्हाइल हैविंग इट्स बूट्स ऑन ग्राउंड। नाउ 57, 56 NATO and United States of America, they are having collectively more than 80 military bases in Afghanistan. और तालिबान ये कहते हैं बाहर निकलो इधर से, ये हमारा मुल्क है, आप अपने बेसिस को खत्म करो, लेकिन नेगोशिएशंस और, लेकिन एज अ स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आई पर्सनली बिलीव दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड नेवर बी गोइंग बैक फ्रॉम हियर, वो यहाँ से नहीं जाएगा, and things would be going on. और इस चीज को कंटेन करने के, इस चीज को रोकने के लिए चाइना came up with the billions of dollars of CPEC लेकर आया। रीजन भी क्या थी, याद मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं और जरा इस बात को गौर से आप लोगों ने समझ लेना है। किसी भी मुल्क को अगर तबाह करना है, the very first thing is to destroy it economically, to weak it economically। और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सैंक्शंस लगाता है, पाबंदियां लगाता है। The decade of 90s is known as the sanction of decades, sanction of decade कहलाता है वो 1990 का, और very systematically sanctions, पाबंदियां were imposed against Saddam regime, और 10, 15, 20 साल के अंदर उसको इतना कमजोर कर दिया, and automatically they came and they took over the whole country। और किसी भी मुल्क को तबाह करना हो तो उसकी इकोनॉमी को पहले तबाह करते हैं। ये जो इमरान खान फेल हुआ है या नून लीग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, ये पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क किया मुल्क का, जो भी है, जैसे भी कहें आप, मैं ये समझता हूं ये बेसिकली प्लान का हिस्सा है, प्लान का हिस्सा है कि इसकी इकोनॉमी को, और मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं कि जो भी मुल्क के जो वज़ीर खजाना होते हैं, वज़ीर खारजा जो होते हैं, या वो बेसिकली अपने मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज बेहतर बनाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात का मामला ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में IMF का रिप्रेजेंटेटिव आपका स्टेट गवर्नर स्टेटमेंट बन गया, और जो अमेरिकन जो जिसको लोग कहते हैं अमेरिकन स्टूज, वो आपका गवर्नर, वो आपका बन गया फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। तो अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं कि इमरान खान जितना भी जोर लगा ले, वो मुल्क की मईशत नहीं, 72 इयर्स के अंदर पाकिस्तान की मईशत इतनी कमजोर नहीं हुई थी जितनी इमरान खान के 2 साल में हुई है। माइनस में हमारी GDP चले गई है इन लास्ट 72 इयर्स में नहीं है। तो ये इमरान खान को कमजोर नहीं किया जा रहा, ये बेसिकली एक ग्रेटर प्लान है जो इस रीजन के लिए इज बीइंग डिवाइस। और चाइना ने इस चीज को काउंटर करने के लिए चाइना केम अप विद CPEC, $65 billion का इनिशियल प्रोजेक्ट 45 से स्टार्ट हुआ, एंड द पीपल दे आर ऑफ द ओपिनियन व्हेन द CPEC वुड बी रेगुलेटेड एंड इट वुड बी ऑपरेशनल, मोर देन $350 billion का प्रोजेक्ट आए कि फंडिंग आएंगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान मिलिटरीली, पाकिस्तान इकोनॉमिकली वुड बी स्टेबल। एंड याद रखिएगा, if United States of America and its ally countries, if they want to have the successful execution of new grade game in this region, then Pakistan has to be militarily, Pakistan has to be economically a weak country, an exhausting country. If Pakistan would be militarily powerful, Pakistan would be economically powerful, Pakistan would be a strong resistance against the successful agenda of United States of America in this region. And China is not willing to see this region happening, to see this thing happening. लेकिन एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूँ once for all, समझ जाइएगा जरा। Remember one thing, guys, ladies and gentlemen, in international politics के अंदर there are no permanent friends, there are no permanent enemies. In international relations, permanent friends are not there, permanent enemies are not there. What determines your relationship with the other state? What determines? आपका जो relationship एक मुल्क का दूसरे मुल्क का जो relationship है वो कौन determine करता है? That relationship is not being determined on the basis of morality, is not determined on the basis of ethics, is not determined on the basis of what you call some ideology or whatsoever. Interest. It is not determined by international politics. It is not determined by what you call morality, ethics, norms, and traditions. Or self-interest. वो बताता हूँ मैं अभी आपको. Who determines your relationship? What determines your relationship with other states?
Point of interest. Personal interest. No, it is called national interest. Incentive. National interest. Now, let me tell you, there is no permanent enemy. There is no permanent friend. Today's enemy, tomorrow's friend. Tomorrow's friend, day after tomorrow's enemy. So basically, national interest determines your relationship. दुनिया में morality, अखलाकियात की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर, ethics की बुनियाद पर, रवायात की बुनियाद के ऊपर एक स्टेट का दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं होता. एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो बेसिकली किसकी बुनियाद के ऊपर होता है? वो नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर होता है. अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट इज बेसिकली कंपोज ऑफ टू थिंग्स. नेशनल इंटरेस्ट इज बेसिकली कंपोज ऑफ टू थिंग्स. कौन कौन सी दो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ. वन इज द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मींस के means your boundaries, they are protected from external threats. Means internally and externally, if there are threats, you are in a position to monitor, cope, and compete with those or neutralize those threats effectively. And the second component of national interest is economic well-being. Economic well-being का मतलब ये है, means you are adopting such policies. आप ऐसी policies को adopt करते हो which brings economic prosperity in your country, जो लोगों को खुशहाल बनाती है. ये national interest है. Sorry sir, just excuse me sir, वो पहला पॉइंट रिपीट कर दिएगा सर, वो थोड़ा समझ नहीं आया सर. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बेटा, यानी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मींस प्रोटेक्शन ऑफ योर बाउंड्रीज. आपके मुल्क के ऊपर अगर कोई खतरा है, किसी का कोई हमला हो रहा है, तो आपके पास इतनी पावर है, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप उस थ्रेट को ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि उसको न्यूट्रलाइज भी करते हैं. ये उसी वक्त टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उसी वक्त आती है व्हेन यू आर मिलिटरीली पावरफुल, when you are economically powerful. And the second thing is economic well-being, means you adopt such policies which bring prosperity to your people, to your country, and अपने स्टेट के लिए वो लेकर आता है. तो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान's bilateral relations with Russia, with China or United States of America, they are not based on what you call in morality, ethics, ideology, etc., etc. They are Sir, is South China Sea is a part of this game? South China Sea is basically South China Sea is enumerated in what you call Asia Pacific policy, जो मैंने शुरू में बताया आपको कि new grade game is the first phase of US grand strategy, and the second phase is the US Asia Pacific policy with few modification, which was basically being introduced by Donald Trump administration under the name of Indo-Pacific policy. तो वो उसमें आता है. तो वो बेसिकली एशिया पैसिफिक रीजन है. हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं जहां पे जो चाइना और रशिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है. तो पाकिस्तान रिलेशंस विद चाइना, रशिया, Pakistan relations with United States of America, they are not based on some friendship, permanent norms of friendship, permanent norms of cultures, traditions, morality, ethics. No, it is all about what you call national interest. And national interest define who would be today's friend, who would be tomorrow's enemy. Mind it. इसी वजह से पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के जो रशिया के साथ ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट. सोवियत यूनियन, रशिया ने हमें तोड़ने में किरदार अदा किया, हमने रशिया को तोड़ने में किरदार अदा किया. अब रशिया हमारे साथ आना चाहता है, हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं. चाइना ने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने चाइना को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया. इंडिया ने हमें हमेशा नुकसान पहुंचाया, हम भी इंडिया को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं. What is being determined here? What is being determined here? The determine your national interest. Mind. ये याद रखिएगा. Guys, you get my point or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Excuse me, Yes, sir. Can I sir. ask a question here? Yeah, Yes, sure, sir. please. Sir, if we talk about the national interest, sir, there was a time when there was a huge income of Afghan like immigrants to Pakistan that affected Pakistan socially, economically, and even culturally. Sir, why did Pakistan allow those Afghan refugees to enter Pakistan in such a great amount when there was laws for Pakistan? Suraya, good question, but let me clear you. Pakistan became a part of war because Pakistan, the security, the sovereignty of Pakistan was under threat by Soviet Union. And we achieved a bigger
goal while sacrificing smaller objectives. Pakistan became a part of Afghan war, and we caused disintegration in Soviet Union. And because of this warfare, innocent Muslims, they came and took refuge in Pakistan. And Pakistan pampered them. Pakistan invited them. Pakistan provided them facilities on the name of just Muslim Brotherhood, on the name of just Muslim Brotherhood. And if those people, they are sitting here, we are protecting them. We are trying to pamper them. We are providing them each and everything for nothing. Just on the name of what? Muslim Brotherhood. And it means, sir, is the and because of this reason, what we got? We got a country disintegrated, the same country which made us disintegrated in 1971. और हमने फिर उसका बदला लिया. And a bigger plan, and the whole world with the help of United States of America and like-minded states, and we made this country disintegrated. So what is, हाँ जी बेटा. सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम अफगान जंग में ना जाते तो हम कभी एटम बम ना बना सकते. बात तो अच्छी है. अफगान वार शुरू हुई थी 79 में. पाकिस्तान इसका हिस्सा बना 82 में, राइट? और इंडिया ने न्यूक्लियर डिवाइस किए थे 1974 में, इंडिया. एंड वी मेड आवर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस इन 1981, 1981 में. जंग तो चली 1991 तक, 1991 तक अफगान वार चली. तो हमने बम तो बहुत पहले बना, 1981 के अंदर बम बना लिया था. आप क्या कहते हैं आप? ठीक है सर. 1981 में क्या बनाया था पहला? कौन सी डिवाइस बनाई? न्यूक्लियर. हमने न्यूक्लियर बम बना लिए थे 83 के अंदर. CIA जर्नलिस्ट ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द इस्लामिक बॉम्ब, द इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब. CIA जर्नलिस्ट था, उन्होंने ये में क्या बनाया था? सर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान फेल्ट स्ट्रांग आफ्टर क्रिएटिंग द एटॉमिक बॉम्ब और फिर उसने कहा कि मैं जंग का हिस्सा बन सकता हूं क्योंकि मुझे कोई थ्रेट नहीं है. हमने तो भाई इंडिया को जवाब देने के लिए बनाया था. इंडिया ने 74 के अंदर न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट किया. हमने 81 में बम बना लिया और हमने फिर इंडिया को आज 1998 तक ब्लैकमेल किया. खबरदार, ऐसे करोगे तो हम ये करेंगे, ऐसे करोगे तो हम ये करेंगे, ये ना करना, ये करेंगे, ये ना करना. दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू विद इंडिया. हम करते रहे. इसी वजह से उन्होंने कुछ किया नहीं था बिल्कुल. और मैं आपको एक और बात बताता हूँ. इंडिया इतना फाशिस्ट कंट्री है, उसने नेपाल पे भी हमला किया, उसने उसने सीलोन श्रीलंका के ऊपर भी किया, उसने भूटान को भी अंडर कस्टडी, वो पाकिस्तान को भी अपने अंडर कस्टडी रखना चाहता था. लेकिन पाकिस्तान के पास जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से वी पीपल वर नेवर बीइंग ब्लैकमेल्ड, बीइंग थ्रेटेंड. एंड इफ वी पीपल वर बीइंग थ्रेटेंड समहाउ इन वन वे और द अदर, we came up with the same balance of threat. We came up with the same balance of threat against India, and that's why India has not been able to go for expansion. याद रखिएगा, the making of Pakistan is basically the division of Indian ideology. Making of Pakistan is the division. उनकी धरती माँ, उनकी माँ को काट दिया. Land is their धरती माता. Land is the धरती माता of India. And when Pakistan was being made, it means we dissected their mother. हमने उनकी माँ को काटा. And this thing was not being acceptable for them. And that's why they are coming up with the idea that they want to have the unification of India and Pakistan, their Dharti Mata. They are not willing to see their mother being divided, being cut in Pakistan and India. They want to see, and with this frame of mind, they usually attack Pakistan, they threat Pakistan, they try to encircle Pakistan, and so on and so forth. Or Pakistan has been able to succeed, prosperous, and go on. Yes, sir. Yes, sir. Can I ask? जी काशिफ, क्या बात पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो on your previous point, sir, USA is in Afghanistan just to hold the dynamic situation of China. Sir, it is right? Not China only. Russia, China, Pakistan, Turkey, Iran, everything, everyone. Sir, it's mean the entire part of. के लिए अपनी Oh, sorry. साकिब क्या कह रहे हो बेटा? सर मैंने
कहने से हर कोई अपने मफाद के लिए हर दूसरे के साथ देता है जब तक उसका कोई मफाद दूसरे मुल्क में नहीं रहा। यस ऑफ कोर्स इट इज। साकिब सर आपने सही कहा, हमेशा हर बंदा अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपना मुफाद, कौमी मुफाद के लिए कोऑपरेट करता है। अमेरिका को जब हमारी जरूरत होती है वो इधर आ जाता है, जब उसको जरूरत नहीं होती वो छोड़ के चला जाता है। हमें भी जब अमेरिका की जरूरत होती है उसके साथ होते हैं, जब उसकी जरूरत नहीं होती हम चाइना और रशिया के साथ चले जाते हैं। सर like right now India is an ally of America. तो अगर in future India goes against America, will America use Afghanistan against India या उसने दूसरी साइड पे भी कोई कंट्री कंटेन करके रखा हो? किसने बेटा? अमेरिका ने? जी सर। जापान सर पाकिस्तान, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे बिकेम अ स्ट्रेटेजिक एलाई। वो एक स्ट्रेटेजिक एलाई बन गए and they are facing their common enemy in the shape of China, and Yes, both sir. countries they are having their same interest to contain China, because China is a country which not only threatens India but also United States of America, and these two countries they have made an alliance, a formal official alliance, with the shape of what you call it strategic and military defense cooperation, and they are coming up with the idea that whatsoever happens here in this country, we would be posing severe challenges to China in this region, and they are not willing to see Pakistan even being successful country. They are not willing to see CPEC being made an example, a global project, and they are not willing to see that Pakistan becoming a powerful country after the successful execution of CPEC and BRI, the Belt and Road initiatives, trillions of dollar. तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें, these are the things which are happening here. अब आते हैं इंडिया को जरा डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा इंडिया जी सर, जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो ओपोजिशन है, बाइडेन शायद नाम है सर, अब इंडिया ज्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है। बहुत आती होंगी ना बहुत ज्यादा आज मैच के बाद। बेटा मोहम्मद हसन एहसन बाज आ जाओ, ऐसी कमेंट्स क्लास के दौरान ना दिया करो आप लोग। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरी बात जरा गौर से सुनिए, कि आपने जो ये बात की है कि अमेरिका की पॉलिसी विद रेफरेंस टू दी ग्रैंड स्ट्रैटेजी हैज नेवर चेंज्ड। Grand strategy was basically being initiated by, under the guise of terrorism, by W. Bush Jr. and it was being carried out by Democrats, जो आए बाराक ओबामा की शक्ल में, and then the same policy was being carried out by again Republican and Republican administration under the Donald Trump. And now, if the Democrats they are again going to win the election, they would be going with the same policy, because when it comes national interest, yes, everything is all about national interest. Or national interest, man, you know that the countries they are being threatened, they believe that United States of America believe कि उनकी उसकी जो security है, उसका जो influence है, उसकी जो hegemony is being threatened by these two countries, and that's why the United States of America is sitting here. कोई भी आ जाए, Trump आ जाए, ये आ जाए आपके what you call जो भी आ जाए, जो Biden आ जाए, American policy is not going to be changed. I am telling you very clearly. And write it. It is written on the wall even, and even write on your notebooks that I am going to say that whosoever comes in power, America is not going to leave Afghanistan. Remember why? Just it is unacceptable thought. It is an unacceptable thought that United States of America has spent $3,000 billion, more than 3,000 billion means $3 trillion, just to kill Osama bin Laden, just to kill Al Qaeda. Of course not. उसको मारने के लिए नहीं आया. It was just an excuse. And the opportunity which was being availed by United States of America after 9/11, the opportunity which came to US under the title of 9/11 was being exploited fully by the United States of America. Sir, it's $5.6 trillion written in your notes. हाँ मैंने, लेकिन ये अफगान वार के अंदर इतनी है और इराक वार को दोनों को मिला के $5.6 ट्रिलियन बनती है. सिर्फ अफगानिस्तान वार की ये कॉस्ट है. तो दिस इज अमेरिका ने $3,000 अरब, ये $5,000 बिलियन
जो खर्च किया है, ये याद रखिएगा, ये जो जितना पैसा है ये अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खर्च कर देता वेलफेयर पे, तो आज पूरी दुनिया में कोई होमलेस चिल्ड्रन ना होता, कोई टॉयलेट, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, पूरी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी आ जानी थी. And this is what has happened with us, and now we are a part of it. And Pakistan has played very skillfully. Pakistan has played very skillfully in a way that Pakistan has not only tried to protect. Why Pakistan was being blamed again and again by the United States of America that Pakistan is playing a double game with United States of America, and why United States of America was coming up with the demands of do more, because United States of America wanted to see us fully being embedded, being rid and fully in the chaos of war against terrorism. But what Pakistan has done, Pakistan has never forgotten its national interest. And whenever Pakistan tried to protect its national interest, at the same time, Pakistan became prosperous. Whenever United States of America was of the opinion that do this, and when Pakistan used to believe that this thing would be against the national interest of Pakistan, Pakistan never done this. And that's why Pakistan was being accused by US that Pakistan is playing a double game. And we have never forgotten this thing. We are of the opinion that America is an external, same on the footprint that the Soviet came and ultimately gone back. And we are of the opinion that America is here and ultimately America has to go. And if the America would not be going back, we would be making America to go, either by hook or crook, no matter how. And we would be doing it. And it's written on the wall and you have to accept it. Ji beta. Sir, Joe Biden on her speech said that after becoming the president of USA, I'll make good relation with the Muslim. Sir, it is good, possible or not? Yes, मैंने भी सुना पढ़ा था. Muslims में सऊदी अरेबिया है. Muslim में सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है. There are more than 55. There are 56 Muslim countries in the world. And why 50 countries in the world, 56 countries in the world का मतलब है, if the United States of America is coming up with a new thing that कि जनाब पहले वहाबियों को सुन्नियों के, शिया सुन्नी को लड़ा रहे थे पहले आपस में, सेक्टेरियन वायलेंस कर रहे थे, अब सुन्नी और वहाबियों को लड़ाएंगे. बस यही हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ. पहले शिया सुन्नी लड़ा रहा था, अब सुन्नी वहाबी को लड़ाएंगे. Don't go with the things that what you believe and what you heard. Try to see what lies behind the wall. Try to understand what is the underlying meaning of the statement which is given by United States of America. Whenever they usually come up, they have a mindset. That mindset reflects their national interest. If they are of the opinion that we are going to make good relations with the Muslim, it means that they are coming up with a strategy to come and divide this very world, Muslim, Middle Eastern world, and so on and so forth. And the same thing would be happening again and again. And you would be, I am of the opinion that when they come up with this frame of mind that they are going to have good relations, ultimately they would be preferring few countries over the rest of countries. And when they would be preferring few countries over the rest of all, so automatically they would be creating bad line order situation. They would be creating divide, and with this divide the whole world would be fighting and we people would be witnessing, and they want to see this Pakistan again a part of it. Yes sir, and they will also squeeze those countries for their interest. जी बेटा. सर आवाज में क्वेश्चन सर. जी बेटा वलीद क्या कह रहे हो? Sir, it's mean they are coming with a new sir. It's mean they are coming with a new plan. जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं काशिफ, आप सही कह रहे हैं. और बेटा सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये जैसे अमेरिका का यानी न्यू प्रेसिडेंट जो आते हैं, यानी जो भी कुर्सी पे बैठते हैं, तो हर एक के पास तो अपने अपने आइडिया होते हैं. तो ये न्यू ग्रेट गेम कैसे कंटिन्यू रही है? यानी अगर जैसे पिछली हुकूमतों के जितने भी आइडियाज निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, तो ये कैसे कंटिन्यू रही है सर जी न्यू ग्रेट गेम? इसका आप कुछ आइडिया हो तो बताइए. बेटा मेरी बात सुने, जंग किसने शुरू की? बुश ने जी. क्या ये जंग खत्म होगी बाराक ओबामा के 10 सालों में? नहीं सर. क्या ये खत्म होगी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में? नहीं सर. तो क्या ये खत्म हो जाएगी जो बाइडेन के दौर में? सर अगर क्या नाम है प्रेसिडेंट अगर करना चाहे तो शायद हो सके. ओ पुत्र नहीं सर जी, भूल जा इस बात को. अच्छा कुछ नहीं होना. ये तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा. हाँ, ये रिटर्न तू गाड़ी ले बस. बेसिकली इसको पेंटागन कंट्रोल करता है ना इस सब को. हाँ वलीद तो गाड़ी ले बेटे. कौन बेटा ये कौन बोला है? आपके गाड़ी ले सर
जी बेटा बताइए बेटा। Sir, I have a question like आपने जिस तरह कहा कि हमने अफगानियों को अपने मुल्क में जगह दी। सर वी ऑल नो इनर साइड कि यही अफगानी थे जिन्होंने द सिटी ऑफ फ्लावर्स टू कन्वर्टेड इट अ सिटी ऑफ बॉम्ब्स। We all know the major terror attacks or blasts in Karachi are happened because of them. Somehow they very much play part of bombing. We, in short, we risk our own peace for give them a damn shelter. So this is what we did. As USA said, कि we helped them in a war of Bosnia, we helped them in a war of Somalia. We are the one who housed the most largest embassy of US in Islamabad. So we are the one who helped them a lot. Or all they did is just funding us, and they just used us as every time. We they got my point or not? Or you're getting it? जी I'm getting it, but the thing is you are very right, but the thing is आपने बिल्कुल अच्छी बात So की है। we Afghanistan के मतलब we have risked our own peace for them. Ifra, लेकिन there was another reality. The reality was, if the Soviet Union was not to be stopped in Afghanistan, the ultimate target was to be Pakistan. ये हमें भूलना नहीं चाहिए। Sir, target तो हम फिर भी बने ही हैं. But the thing is, We all Pakistan forget is about the Karachi bombs that was continued, for a month or for a year. That bombs were continued, but and somehow they were blamed on Afghanistan. And yes, we agree that they are the one who, who are the who have the blood on their hands. right, but लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। I am of the opinion that if the people, they were being watered, they were being trained, they were being equipped with weapons, they were being given strategic support, अगर इन सब लोगों को ये सारी चीजें मिली थी, तो these things were given, these things were being provided by the United States of America. And that's why these people who were willing to be who were willing to be on a double role, or they wanted to sell their loyalties and they wanted to have the sympathies of United States of America. So United States of America, I am of the opinion that it was basically an action reaction phenomena. Ifra, you want to say something? No, that wasn't me. I am of the opinion that whatever is happening in our country, whatever is happening or whatever has happened in my country, either it was being done by India or it was being done by United States of America. They took people who were vulnerable, they used people who were vulnerable, they brainwashed them, and the people who were poverty stricken, the people who were illiterate, and they were being brainwashed on ideological base on ideological lines, and this is how those people, they were being used against Pakistani law enforcement agencies, our commercial centers, our economic centers, and our education centers. So I am of the opinion that whatever the tactics were being used by United States of America in Pakistan, the top of the list was terrorist activities by those who were being brainwashed. So if those brainwashed people were belonging from Muhajirin, Afghan people, I believe that it was just a matter of coincidence. They have not only used Afghan Muhajirin, they have used Tajiks, they have used Uzbeks, they have used Christians, they have used fanatic Indians, Hindus against Pakistan. And all of these people, they were involved. It was not only the Afghan Muhajirin. Afghan 40 lakh people, they are resided here. Should we call them, should we call all of them terrorists? Of course not. Only vulnerable people, those who were in Urdu, what you call जो बहुत मजबूर थे, either because of either reason, either religious, social, economic, political, whatsoever. So if I am of the opinion that the intelligence agencies of these countries, they have utilized every person to whom they find vulnerable. This is how, As you said, US, as you said earlier, that you has utilized him. Okay, so we got it. But why US we did to us? That thing to us?
Because Yeah. I have already told you that if No, Pakistan we are helping him in UN we people peacekeeping. were We are no helping them. okay, just hold it. Yes, we are. No, of course it is. I told you that why United States of America is not willing to go from Afghanistan forever, because uh, the US want to be here for a longer period of time, because United States of America under the is willing to bring some regime change, replacing democratic, bringing new democratic system, and replacing the religious government in Iran, and that's why not willing to go. Want to see Pakistan systematically weakened, social, economic, political, and culturally, and Pakistan got weakened. Pakistan became very weak country economically, and still the agenda is going on. And this is our capacity, and that we people are still trying to resist, and still we people are resisting. I have already told you, if we have not helped them, we are trying to help ourselves. We have not helped United States of America, of course, never. Neither United States of America is trying to help us. Our economy has witnessed the loss of $120 billion, more than $150 billion. And the aid which we received from US and the other countries was just equal to $30 billion. It is just a peanut. See the devastation. More than 80,000 people, they have been killed, and more than 6,000 people, they have been martyred from law enforcement agencies. We have not helped them. We are trying to help ourselves, because we are being a rational actor. We are understanding that whatever is happening in this region is just happening because of the clash of vested interest of global powers. Either we should be washed away in this row, or we should become a strong country. And this is the thing that we people are doing our level best to be a power, to ensure our survival. Harun, you want to say something? Yes, sir. I wanted just to ask and Sir, to can I confirm say something? I want just, excuse me, I want just to confirm the idea. Is that means that, when religion is used like for changing the regime, nationalism can also be like a solution, like the case in Pakistan? Oh my goodness, Harun, No, I mean the idea. And then of course it is. I mean, you know what? Every person is basically known because of his background. Yes. How the things they on the religious basis they are being exploited in Yemen, and automatically people they are coming up with the idea that the nationalism could be only solution, where secularism will be imposed, and this is how the country could be successful. I am of the opinion either it is look here. I am of the opinion ideology of any kind, either religious or secular, is always being used in order to extend the vested interest by global powers. Okay, I get it now. Because I mean, sometimes ideology of any kind, either it is religious ideology or it is secular ideology coming in the shape of nationalism whatsoever. Every kind of ideology is basically being utilized to its maximum level by the vested interest, by the great powers for their vested interest. And if the religion was being used during the Afghan war, it was not basically the religious war between the atheism and Islam. It was not the fight between atheism and Islam, but it was being portrayed as if the Islam is being threatened by an atheist state. And that's why the religion was used. And now what is going on in Middle East? Religion is being replaced with a secular mindset. And now it is because the people, they are having the idea that the religious doctrine is not workable anymore for them. That's why they are coming and they are going for the other tactics. And now the nationalism is basically being taken as the only solution for the survival of nations in Middle Eastern region. And Yemen is facing the same kind of scenario. So is the case with Pakistan. You get my idea? Yes, this is what I was asking for, because sometimes using like the religion as a weapon or as a way to change the regime can cause like some confusion about, because religion can also be like a way of ideology. Harun, once for all, what we have to understand that when it comes a matter of conflict of interest, in order to gain your national interest being protected, every state tries its level best to achieve it, no matter how it comes, either through hook or crook, religion or secularism whatsoever. Now it's clear, sir. Thank you so much. बेटा एक सवाल मोहम्मद जहाजेब कुछ पूछना चाह रहे हैं. Yes sir, I have a question. जी बेटा.
Sir, China has invested billion of dollars in Pakistan through CPEC. So when CPEC is completed, China business tycoons and citizens will come to Pakistan. They अच्छा will बेटा, get. मैं समझ गया. Remember one thing, Okay. CPEC is basically a 35 years project, right? Yes, sir. First phase was composed of almost 8 years, and in this phase we people were supposed to create infrastructure. Infrastructure means routes, networks, communication, etc., etc. The next stage is creating business industrial states, and it would be completed in next 20 years, and then the investment and so on and forward. Don't worry, CPEC we people would be discussing as a topic after the midterm exam, and your every question would be answered. And for the timely consolation, I have just given you this answer. Okay. Sir, won't they do the same which East India Company did to Bore Sagir? Don't forget this question. Write it on your mind and heart. And when I will be teaching you CPEC, then you would be asking me the same question for the knowledge of everybody. Okay. Okay, sir. Okay. और बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कोई? Some questions. Aslam. Sir, sorry to bother again. I want to say that would you simplify the relation between Pakistan and US in 2 to 3 lines? It is all about national interest. That's it. Not 2 to 3 line. I would be just using 3 or 4 words. Okay. सर पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स को बंद क्यों? कहां से करे? अफगानिस्तान से करे? कहां से करें हम? अफगानिस्तान से कर रहे हैं ना बेटा, पैसे लगा रहे हैं $2 अरब की, हम वो बना रहे हैं बाउंड्री लाइन अफगानिस्तान के साथ. ईरान में भी बना रहे हैं. सॉरी, ईरान के साथ भी बना रहे हैं. जी जी बिल्कुल बना रहे हैं हम. अच्छा, और नाउ कमिंग टू द टॉपिक अगेन. Sir, excuse me, sir. जी बेटा. Sir, I want to ask you that you said that कि वहाँ पे boundary line बना रहे अफगानिस्तान से, but when the PTI government started, the Imran Khan told in a conference that he will share border with Afghanistan, open border system. So वो अभी ये क्यों कर रहे हैं? थोड़ा इस पे थोड़ा. अच्छा बेटा, ओपन बॉर्डर का मतलब ये नहीं है कि if we people are having 2600 kilometer long border and there would be no check post, every person who is willing to come in Pakistan can come and want to go can go. ये border open border का मतलब ये नहीं है. Open border का मतलब है कि we would be providing facilities for the business transactions easily. यानी कि if वहाँ पे कोई चेक पोस्ट बनी हुई हैं, वहाँ पे अगर वीजा की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें वीजा जल्दी इश्यू नहीं होता, या जनाब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी होते, तो हम वन विंडो ऑपरेशन के जरिए ओपन बॉर्डर कर देंगे कि आसानी से आप अपनी तजारत को पाकिस्तान के साथ करें और पाकिस्तान आपके साथ करे. इसका मतलब ये नहीं है 2600 किलोमीटर बॉर्डर खोल दिया और जो मर्जी आए जो मर्जी जाए. इसका मतलब ये नहीं है. Sir, then why just time Pakistan bar लगा रहा था, तो why that time the more aggression from the Afghanis? I think so, Afghan army or something like that. उसकी रीजन ये है कि the border between Pakistan and India is known as Durand Line, and it was signed almost in 1883 or so, and when Pakistan came into being, this was the only Muslim country in the world. Afghanistan was the only Muslim country in the world which refused to recognize Pakistan diplomatically, on the reason that Afghanistan was of the opinion that the people living in Pakistan, more specifically the Pashtun people, they belong to Afghanistan. They are not a part of Pakistan. And the territory which are being possessed and dominated by Pashtun people, they are not the territories of Pakistan. These territories are Afghanistan. So we would only be recognizing Pakistan when Pakistan would be giving back the whole territory. Means Afghanistan was demanding not only the Fatah tribal area, but also NWFP, previous NWFP, today's KPK, and even some northern region of Balochistan as well. So, and this is the reason that nationalist Afghan people, they are not willing to recognize. And when Pakistan was coming up with the idea of creating a border, permanent border, and of course Pakistan believed that it is a permanent border between Pakistan and Afghanistan, and Afghan people, they are of the opinion that it was a temporary arrangement between the between Afghan Amir, Afghan king, and the British Empire in 19th century. It was never considered. So I think as so. Afghan Anglo agreement. Afghan जी बिल्कुल, ये उसको ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट भी कहते हैं. सर मर्टिमर ड्यूरेंट फ्रॉम ब्रिटेन
Sir Mortimer Durand and Amir Abdur Rahman Khan from Afghanistan. These people, they signed the agreement. Sir Mortimer Durand and Mir Abdur Rahman Khan from Afghanistan, they signed a treaty of border between Afghanistan and the British Empire of that time, and known as the Durand Line. And Pakistan believed that it is a permanent border, but Afghanistan believed that it was basically a temporary arrangement at that time and should be reconstituted again. And Afghanistan ki jo national governments want to see these territories back with and merge with Afghanistan. ये reason है उसकी. सर Okay, अगर sir. Thank जो you, sir. बाइडेन इलेक्शन जीत जाता है तो पाकिस्तान को इसका क्या फायदा सर? ट्रंप के जीतने से कोई फायदा हुआ? नो सर, नुकसान हुआ है उल्टा। बाराक ओबामा के इलेक्ट होने से कोई फायदा हुआ? कोई भी जीते। नो सर, हमें नहीं हुआ। बेसिकली कुछ सर नहीं इसको तो पेंटागन ही कंट्रोल करती है ना। डेमोक्रेटिक पार्टी है, मैंने कहा शायद कोई यूएस फायदा हो सकता है। ओके, कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, नाम की डेमोक्रेटिक है. Okay, now making a connection again with my lecture, guys. I was basically I was talking about the role of actors in new grade game. We have discussed the role of United States of America. We have also discussed the role of China as well. China came up with the BRI and so on and so forth. And Pakistan, you know, the policy being adopted by Pakistan in the war against terrorism is not a secret anymore. It is an open that Pakistan always tried to protect its national interest. India, under the leadership of United States of America, is trying to make Pakistan sandwich from both sides. India is trying to make Pakistan sandwich from both sides, from Eastern Front and from Western Front. And there was a time that India was able to make 40 consulates in Afghanistan. And India, Ifra raised a question that these people were being used against us. So India, while sitting in Afghanistan, was giving money to these people, was creating people totally brainwashed and automatically being indoctrinated with the religious ideology that Pakistan is basically an atheist state, is killing Muslims. So you should go and attack Pakistani law enforcement agencies. So I am of the opinion that the role of India became very, very important. India is trying to pressurize from Eastern Front. India is trying to pressurize from Western Front. And now we are in mid between. And somehow, in one way or the other, Pakistan remained successful while uprooting the network of India in Afghanistan and in Balochistan. And Kal Bhavishan Yadav is a clear example of it. कि ये बहुत बड़ी example है इसकी कि Indian RAW and Indian other agencies, they were operating in Pakistan and they were monitoring, they were basically taking some vulnerable people from Pakistani society, and after pumping them, after brainwashing them, and after making them indoctrinated, those people were being used against Pakistan. So a new grade game, but somehow in one way or the other, India was using Iran as well against Pakistan. The land of Iran was being used against Pakistan. The land of Afghanistan was being used. So Pakistan was fully being encircled by India. Lekin fortunately, with the presence, with the rise of the National Security Advisor, Mr. Janjua, and Pakistan remained able to uproot the evil network of India in Afghanistan, in Balochistan, and so on so forth. सर तो पाकिस्तान अपने अफगानिस्तान की बॉर्डर बंद क्यों नहीं कर रहा? बेटा कर तो रहे हैं, कितना करें, आहिस्ता आहिस्ता ही बाढ़ लगती है ना, कैसे करेंगे? सर ये स्मोकिंग का सारा सामान अफगानिस्तान के बॉर्डर से पास होके आता है. तो बेटा क्या हुआ, स्मगलिंग पाकिस्तान की भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है, ट्रेड होनी चाहिए जैसे भी हो, लेकिन किसी मुल्क की जो जमीन है वो दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, हम ये कहते हैं बस. You are right. Achha, okay, ladies and gentlemen, look here. I'm just coming to the point. Okay, in my next immediate class, you people are supposed to be ready for the first ever quiz of my class. And in my next immediate class, you people would be having one quiz. It would be based on short questions. Take my notes and just whatever the notes you people have. नोट्स नहीं मिल रहे आपके सर? Easily available हैं. आपकी ज्यादातर क्लास वालों ने ले लिए हैं. और दूसरी बात ये कि कहते हैं है नहीं शॉर्टेज है सर. ये क्या हमजा कहाँ है? हमजा जी सर बिल्कुल मिल चुके हैं. अच्छा हमजा बेटा, ऐसा है कि हाँ फोटोकॉपियर के पास अवेलेबल है, वहां से इसकी सॉफ्ट कॉपी लेके ग्रुप में शेयर कर दो या इसकी तस्वीर शेयर कर दो ग्रुप के अंदर. चलिए सर मैं तस्वीर लेके ना ताकि सारे लोग ही मानो. क्या कह रहे थे क्विज के बारे में? आप
नेक्स्ट मानूर बेटा, अब आपके साथ इशू है तो आई वुड बी ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू कम अप विद द सॉफ्ट कॉपी फॉर यू, and for the other people, for the time being, I have arranged that Farooq would be taking the snapshots of the notes and would be sharing in the group, right? And ठीक है सर। all of you guys are supposed to be ready for my first ever quiz of this class in my next immediate class, right guys? ये कोई क्या वाइवा होएगा कि जी बेटा, ये क्विज वो क्या रिटन होएगा कि रिटन होएगा? Sir, I'm not added in most of the groups. फरूक बेटा, हमजा फरूक। यस सर। हमजा बेटा, ये आमना कह रही हैं कि जितने भी ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उसमें मैं ऐड नहीं हूँ, तो जो भी लोग इस वक्त जो क्लास में बैठे हुए हैं और वो ग्रुप में ऐड नहीं है तो हमजा को टेक्स्ट कर दो, हमजा आप लोगों को ऐड कर देगा, ठीक है बेटा? Yeah, I'm giving away my number in the chat box. Okay, sir. बेटा ये चैट में अभी शेयर कर दो, मैंने बंद करना है, लेक्चर खत्म हो रहा है मेरा। Sir, I have a question, please. जी बेटा इफ्रा। Sir, you have written in your notes that success of new great game depends on Pakistan resistance. How it can be depend on Pakistan resistance when the key, the key states are US, China, and Russia? The thing is ke what America is willing to see that being taken over the whole country, being disintegrated or being made a puppet state in this region, and the very first step for United States of America is to weaken Pakistan militarily, to make it a puppet state, and Sir, your mic is muted maybe. सर आपके माइक म्यूट हो गई है। राइट, तो इफ्रा जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, द आंसर इज कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इज समथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान. If Pakistan is becoming militarily and economically weak, automatically the whole region would be under the control of India and United States of America. Pakistan would not be. Now here, America can't do whatever America is willing to do in this region. Reason being, Pakistan is there. Pakistan is militarily very, very strong. And when Pakistan would be militarily very weak, though India would be not only extended its border beyond its border, but it would be coming into Pakistan and making connected with Afghanistan. अपने अफगानिस्तान के साथ भी अपने आप को कनेक्ट करेगा. So the battleground is of new grade game Pakistan, and game is in full swing in Balochistan, and Pakistan is the battleground. That's why 90,000 people of Pakistan, they have been killed, and Pakistan is the only country which borne the loss of $150 billion. So actual battleground is Pakistan. If Pakistan remains successful, strong, solid, and vibrant, dynamic, and emergent, then automatically the US agenda would be collapsed, and China is already there to help Pakistan to become militarily and economically powerful. And this is basically a war is being fought in Pakistan. America is trying to weaken it, China is trying to strengthen it, and this is how the things they are going on. Sir, USA is funding us with, their weapons. They are giving us their weapons. They are the second largest. What kind of weapons? How it can? What Military kind of weapons, weapons? of course. Like, for instance, 1940-1980 के बाद उसने हमें जहाज नहीं दिए. हमारे पास 2-3-4 ही बड़े अच्छे जहाज थे F-16 के, जिनको हम रीशेड्यूल करके कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे ममालिक से खरीद रहे हैं. इंडिया हमें थ्रेट करने आता है, हमारे मुल्क के ऊपर बम फड़ा के फेंक जाता है. हमें F-16 नहीं दे रहा, F-22 नहीं दे रहा, रैप्टर नहीं दे रहा. हमारी तो सारी, हमें तो सिस्टमेटिकली वो वीक कर रहा है. Sir, in my first class of introduction to IAR, the sir said कि जो USA अगर ये हमारे मुल्क को weapons ना दे, तो अगर ये हमारा पीस कायम हो जाए कश्मीर वाला और ये weapons ना दे, so it always has played a part of creating a mess between India and Pakistan. So how it can be possible for them? Hello? Look here, I would like to add in this, सिर्फ अमेरिका का. बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? Sir, can you please repeat it? आमना क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आई. अच्छा, look here. Sir, I just said.
जी जी I just said कि अमेरिका के साथ रशिया का भी नाम लिया गया था जब इंट्रोडक्शन टू आईआर की क्लास थी हमारी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो लोग इस वजह से सपोर्ट नहीं करते पीस कश्मीर का, बिकॉज उनके जो वेपन्स हैं वो सेल नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो ज्यादातर जो उनकी जो इनकम होती है वो लोग वेपन्स खरीदते हैं, तो अमेरिका और रशिया इस वजह से सपोर्ट नहीं करते पीस को, Okay, I just because got it. उन I लोगों got को it. I got it. Yeah. This is another point of view to look towards the existing states of affair. कि हाँ वो ठीक है, divide and rule was a time tested policy of Britain. Divide and rule is the still time tested policy being employed by United States of America against the Muslim सर countries. नमाज का टाइम हो रहा है, हम जा सकते हैं सर? हाँ बेटा ठीक है, तो it is another perspective to look towards the affairs. I personally believe that, but I am of the opinion that United States of America is never willing to see Pakistan militarily powerful. Rather, United States of America is willing to see India the regional hegemon. Or and if Pakistan would be powerful, तो automatically the regional hegemony would never be created. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर वो जो वेपन भी दे रहा है वो इंडिया को दे रहा है टू बिकम इंडिया पावरफुल, और पाकिस्तान अब इस वजह से चाइना से ले रहा है. Sir, some इफ्रा क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई बेटा मुझे आपकी. Sir, someone said that Pakistan is getting their weapons from US and India is getting from Russia. Of course, there was a time when we used to get these kind of weapons from United States of America. After the There was a 9/11, time, or the time is now? there was a time, but now United States of America is not willing to give anything to Pakistan. Of course, it has not imposed sanctions against Pakistan, but when every basic kind of weapon we are already making in our country. We need latest weapon, and latest weapons, they are not being given to us. Rather, United States of America is giving F-22, the latest form of F-16 to India. And when we say that at least give us F-16, the United States of America is of the opinion, no, we will not be giving. So United States of America has now proven as a tilt, has shown an inclination to help India vis-a-vis any country, either it is Pakistan or China. And Pakistan, because of this reason, चाइना से तो ले रहे हैं ना? yes, of course, and because of this reason, we are going towards China in order to get weapons to create balance of power in this region. Excuse me, sir. Acha beta, I thank you much. See you inshallah my next immediate class, and make yourself ready for a Draculian kind of quiz. It would be based on concepts. Sir, that would be from your notes? Yeah, and lectures as well. And it would be based on the short questions, very conceptual short questions. Read the things again and again. And if you face any kind of difficulty, please do let me know. Visit my office. I'm very much here during the weekdays, and you can visit me and get anything. If you are facing any kind of query, do let me know. I would be there to help you in this regard. And I thank you much for your patience. See you inshallah in my next immediate class.